दोस्तों, आज 26 मार्च आज ये वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग काफ़ी रिकमेंडेशंस दी, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा उनको सैंक्शन करने में दिक्कत महसूस हुई। वर्तमान में जो विभिन्न हाई कोर्ट्स में जो वैकेंसीज हैं बहुत ज़्यादा हैं। पटना में देख सकते हैं कि 60.4, कलकत्ता में 55.6, राजस्थान में 54.0, मध्य प्रदेश में 49.1, आंध्र प्रदेश में 48.6 और हाईएस्ट कोर्ट्स विथ लोवेस्ट वैकेंसीज के साथ देखिए ये है। लेकिन बात ये उठती है कि अगर इतनी वैकेंसी हैं तो बढ़ा क्यों नहीं जा रहा है इन वैकेंसीज़ को। वस्तुतः देखा जाए तो हमारे जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन हाई कोर्ट में जो केसेस हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो जजेस को फिलअप करने की प्रोसेस है वो बहुत धीमी है। चलो अब हम एक कॉलेजियम सिस्टम को समझते हैं, जिसके माध्यम से किसी जजेस का अपॉइंटमेंट हो या ट्रांसफ़र हो उसको कंडक्ट कर दिया जाता है। अब हम पहले तो बात करते हैं इस कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ कैसे। फर्स्ट जजेस केस जो कि 1981 में आया, इसके माध्यम से डिक्लेयर कर दिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशन होगी जुडिशियल अपॉइंटमेंट से या ट्रांसफ़र से संबंधित, वो उसको रिफ्यूज़ कर दिया जा सकता है किसी तार्किक कारण से कर सकते हैं। तो ये जो रूल था उसको एक एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी मिल चुकी थी जुडिशरी के ऊपर अगले 12 सालों तक के लिए। जब 1993 में जब सेकंड जजेस केस आता है, तब सुप्रीम कोर्ट एक कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है, और जिसके माध्यम से कहा जाता है कि कंसल्टेशन का सीधा सा मतलब है कंकरेंस। अब ये कंकरेंस शब्द जो आया है इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि CJI जो इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लेगा किसी भी अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र से संबंधित, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन होगा जिसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस CJI के माध्यम से डिसीजन लिया जाएगा अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र से संबंधित। उसके बाद 1998 में थर्ड जजेस केस आता है, जिसके माध्यम से SC ऑन प्रेसिडेंट्स रेफरेंस एक्सपेंडेड, जो प्रेसिडेंट की रेफरेंस होगी कि एक्सपेंड करना कॉलेजियम को टू ए 5 मेंबर बॉडी के रूप में, जिसमें CJI और 4 सीनियर मोस्ट कलीग्स होंगे, ऐसा रिकमेंडेशंस दी। सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉलेजियम को हेड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी होते हैं। तो हाई कोर्ट कॉलेजियम को चीफ जस्टिस के द्वारा, मतलब हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के द्वारा लीड किया जाता है, और उसमें 4 अन्य सीनियर मोस्ट जजेस भी होते हैं उस हाई कोर्ट के। नामों की बात की तो नाम जो रिकमेंड किए जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए बाय SC कॉलेजियम के लिए, वो गवर्नमेंट के पास तभी पहुंचता है जब CJI अप्रूवल दे देता है। मतलब CJI और SC कॉलेजियम अप्रूवल दे देता है, उसके बाद SC की कॉलेजियम के लिए किस के नामों को नामित किया जाएगा वो डिसाइड किया जाता है। और हाईएस्ट जुडिशरी के जजेस का अपॉइंटमेंट केवल कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही होता है, और गवर्नमेंट का रोल केवल बस इतना है कि वो कॉलेजियम के द्वारा जो डिसाइड किए गए नामों में से ही नामों को बताएगा कि भाई ये नाम ठीक है। मतलब कॉलेजियम पहले तो जैसे मान लो 10 नाम बता दिए कि भाई 10 नाम ये हैं, अब आप बताइए कि इनमें से किस किस को कॉलेजियम में डालना है, तो वो भाई बता देगा। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हो रहा है अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो सब कुछ। गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत लिमिटेड है, इंक्वायरी नहीं कर सकता, मतलब लिमिटेड इंक्वायरी कर सकता है इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से। यदि कोई लॉयर को जज के रूप में बना रहा है, मतलब हाई कोर्ट में पहुंचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा रहे हैं, तो उस समय मतलब कुछ लिमिटेड इंक्वायरी कर सकता है गवर्नमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम। इंटेलिजेंस ब्यूरो है क्या? इंटेलिजेंस ब्यूरो एक रेप्यूटेड एक एजेंसी है, एक इस्टेब्लिश्ड इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसको MHA के अंतर्गत इसको कंट्रोल किया जाता है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो सीधे गवर्नमेंट ही कर रही है।
ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो क्वेश्चंस कोई ऑब्जेक्शंस रेज कर सकता है, साथ ही साथ क्लैरिफिकेशन मांग सकता है कॉलेजियम की जो चॉइसेस से संबंधित। लेकिन यदि कॉलेजियम दोबारा उन्हीं सेम नामों को मतलब उन्हीं जो नामों को दोबारा से रिट्रीट कर देता है तो गवर्नमेंट बाउंड है, बाधित है कि उनका अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट्स के अंतर्गत कि भाई वो उन जजेस के अपॉइंट उनमें से ही किन्हीं जजेस को अपॉइंट करने के लिए वो बाउंड है। ठीक है, अब हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, जो वेरियस जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर क्या होता है। पहले तो सीजीआई के लिए बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीजीआई और अन्य जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम करता है। जैसा कि सीजीआई की बात है, जो आउटगोइंग सीजीआई रिकमेंड करता है अपने आने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के लिए। जैसे कि मान लो अभी ऐसे बोर्ड हैं, जैसे कि उन्होंने कल या परसों ही मतलब आने वाले जज के लिए उन्होंने नाम दिया है, जैसे रमन्ना के लिए, जस्टिस रमन्ना के लिए। तो ऐसे ही एक रिकमेंड करते हैं। ठीक है, और मतलब अमूमन यही होता है कि वो वही जज बनता है जो कि सीनियर मोस्ट जज भी होता है। उसके बाद अगर हम प्रैक्टिस में देखें, मतलब प्रैक्टिकली देखें, तो इट हैज़ बीन स्ट्रिक्टली बाय सीनियोरिटी। मतलब एक बार 1970 के दशक में क्या हुआ था, सीनियोरिटी को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया था, सप्रेस कर दिया गया था, कंट्रोवर्सी थी उस समय। तो चलो, सोनिया गांधी की सरकार थी, वो तो अपने फेवर के लिए कुछ इधर उधर बातें हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो फॉर अदर जजेस की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो जो प्रपोज़ल है उसको इनिशिएट सबसे पहले किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। सीजीआई जो है कंसल्ट करता है कॉलेजियम मेंबर्स के बारे में, जो मतलब जो रेस्ट ऑफ द कॉलेजियम मेंबर्स होते हैं उनके उनके साथ कंसल्ट करता है। साथ ही साथ जो सीनियर मोस्ट जज हैं कोर्ट के, हेलिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट टू विच द रिकमेंडेड पर्सन बिलोंग्स। मान लो जिस हाई कोर्ट में से मान लो कोई किसी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को लेना है, तो उस हाई कोर्ट से उनके जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनसे बात की जाएगी, कॉलेज मेंबर से कंसल्ट करता है सुप्रीम सीजीआई। साथ ही साथ जो कंसल्टीज का जो रिकॉर्ड है कि उनकी क्या ओपिनियन है, उनको राइटिंग में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है फाइल के अंदर। और कॉलेजियम जो है रिकमेंडेशंस को सबसे पहले मतलब ऐसे कोई आप डिसाइड कर लिया कि कौन किस किस को चुनना है, तो रिकमेंड करेगा अपने जो जो भी रिकमेंडेशंस होंगी उनको लॉ मिनिस्टर को भेजेगा। उसके बाद वो फॉरवर्ड करता है प्राइम मिनिस्टर को और टू एडवाइस द प्रेसिडेंट, फिर उन प्रेसिडेंट को सलाह देता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ फ्रॉम आउटसाइड मतलब जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स से दूसरे बार के जजेस को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है। कॉलेजियम जो है एक टेक्स द कॉल ऑन द एलिवेशन। इसमें कॉलेजियम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाई कोर्ट के जजेस को रेकमेंड किया जाता है कॉलेजियम के द्वारा, जिसमें सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल होते हैं। इस प्रपोजल को हालांकि इनिशिएट सबसे पहले किया जाता है बाय द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के द्वारा सबसे पहले, जो कि अपने जो 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स हैं उनके साथ कंसल्ट करता है। उसके बाद एक नेक्स्ट सीजीआई के बारे में वो नाम रेफर कर देता है। रिकमेंडेशन जो है चीफ मिनिस्टर को भेजी जाती हैं, जो कि गवर्नर को एडवाइस देता है कि भाई, और साथ ही साथ टू सेंड करता है प्रपोजल ऑफ द यूनियन लॉ मिनिस्टर को। यूनियन लॉ मिनिस्टर को ध्यान रखना है यहाँ पर, यूनियन लॉ मिनिस्टर को प्रपोजल भेजता है हाई कोर्ट के जस्टिस के लिए, जज के लिए सीजीआई। ठीक है, लेकिन इस कॉलेजियम सिस्टम का काफ़ी आलोचना हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नेपोटिज्म का स्कोप काफ़ी देखा जाता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो लॉयर होते हैं और उनके जो सगे संबंधी जैसे कोर्ट में जज के रूप में होते हैं, तो उनको जज के रूप में नामित कर दिया जाता है। और पब्लिक कंट्रोवर्सीज में भी देखे जाते हैं कई बार, जैसे कि हाल ही में जैसे कि 2018 था शायद समय, 2018 या 19 के वर्ष में हमने देखा कि किस प्रकार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो जो 4 जजेस सामने आए, जिसके माध्यम से जिसमें जो हमारे जो भूतपूर्व सीजीआई थे, क्या नाम था उनका,
क्या नाम था, जो भी थे मतलब भूतपूर्व, तो उनके ऊपर कितना मतलब उन्होंने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके माध्यम से पता चला कि भाई मतलब काफ़ी जो इरेगुलरिटीज़ हैं अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो इंस्टीट्यूशंस है, जिसको डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। साथ ही साथ जो टैलेंटेड सीनियर जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको ओवरलुक कर दिया जाता है, जिसके कारण एक क्रिटिसिज्म बना हुआ है। लेकिन अपॉइंटमेंट सिस्टम की बात करें कि क्या रिफॉर्म लिए गए, क्या मतलब स्टेप्स उठाए गए अपॉइंटमेंट सिस्टम में रिफॉर्म करने के, तो अटेम्प्ट किया गया, मतलब प्रयास किया गया है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रिप्लेस करने का वो स्ट्रक डाउन कर दिया गया कोर्ट के द्वारा 2015 में, इस आधार पर कि इसकी जो इंडिपेंडेंस है, जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको खतरा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। अगर हम रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 124(2) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो सीधे सीधे कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा ही जब अपॉइंट किया जाता है आफ्टर कंसल्टेशन विद सच अ मेंबर ऑफ द जजेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की जो कुछ के साथ मतलब कंसल्ट करके ही प्रेसिडेंट डिसाइड करता है किसी भी जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के मतलब किसको अपॉइंटमेंट किया जाएगा या किसको नहीं। और साथ ही साथ हाई कोर्ट के भी एज प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी फॉर दिस पर्पज, जो प्रेसिडेंट अगर समझे इस पद के लिए ठीक है तो उसको कर सकता है। मतलब आर्टिकल 217 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि जज जो हाई कोर्ट के होते हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के द्वारा विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय पर मतलब कंसल्ट के बाद गवर्नर ऑफ द स्टेट की कंसल्ट ली जाएगी। और साथ ही साथ यदि मान लो जैसे चीफ जस्टिस के अलावा कोई दूसरा जज है तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की भी उसमें रिकमेंडेशन या कंसल्टेशन ली जाएगी। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है कि इन वैकेंसीज़ को फिलअप करना हमारे लिए एक कंटिन्यूस वे में ज़रूरी है और एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होनी चाहिए जिसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी शामिल हो, और ज़्यादा समय न लेते हुए हमें शीघ्रता से इस काम को करना चाहिए। हालांकि ये समय है कि जब हमें ये सोचना चाहिए कि एक परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी टू इंस्टीट्यूशनलाइज द प्रोसेस विद एडुकेट सेफगार्ड के साथ, मतलब पर्याप्त उसको सुरक्षा के साथ जिससे काम करना चाहिए, जिससे जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है। और साथ ही साथ इससे इंडिपेंडेंस और डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं। साथ ही साथ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस दिखना चाहिए, इंटीग्रिटी दिखनी चाहिए, बजाय इसके कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड अगेंस्ट सर्टेन नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो सर्टेन नंबर ऑफ वैकेंसीज में आप जजेस की को सिलेक्ट कर रहे हो। आपको ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर फिलअप करने की कोशिश करनी चाहिए, टैलेंटेड जो जजेस हैं उनको लेने के प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये देखना चाहिए कि हमारे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हों या हाई कोर्ट्स या नॉर्मल जो सेशनल कोर्ट्स हैं उनके अंतर्गत हों, तो कोर्ट्स में जो पेंडेंसीज हैं जज केसों की वो इतनी बढ़ गई है जिसके कारण सालों साल केसेस चलते रहते हैं लेकिन केस ख़त्म नहीं हो रहे। ओके। ओके फ्रेंड्स।